भारत एक गणतंत्र है। इंडिया इज ए रिपब्लिक। रिपब्लिक का ये मतलब होता है कि उस देश का एक हेड ऑफ द स्टेट होगा जो कि जनता के द्वारा चुना हुआ होगा। तो भारतीय जो राष्ट्रपति होते हैं वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज प्रेसिडेंट, और वो जनता के द्वारा इनडायरेक्टली चुने हुए हैं। तो आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो लिखो द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जो भारतीय राष्ट्रपति हैं ये आते हैं भाग 5 में। तो पहले लिखो पार्ट 6 भाग 5। तो जब भी हमसे कोई सवाल पूछे कि राष्ट्रपति किसमें आते हैं तो भाग 5 में। तो पार्ट 5, 6 बोल दिए क्या? चलो एक भाषा में तो 5 ही बोला था। पार्ट, चलो ठीक है। भाग 5 के अंदर राष्ट्रपति आते हैं। जो भाग 5 है वो लिखा हुआ है द यूनियन। द यूनियन, संघ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? द यूनियन। क्या लिखा हुआ है भाग 5 में? संघ लिखा हुआ है। संघ का मतलब राज्य होंगे या केंद्र होगा? संघ का मतलब केंद्र होंगे। ठीक है, संघ का मतलब क्या रहेगा? केंद्र। जो राष्ट्रपति होते हैं राजस्थान में होते हैं या केंद्र में होते हैं? केंद्र में होते हैं। राष्ट्रपति इधर राजस्थान में कौन होता है? राज्यपाल होता है। वो आगे वाले चैप्टर, अगर आगे वाले भाग में देखेंगे। तो भाग 5 में द यूनियन संघ होता है। फिर इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर, पहला अध्याय लिखो, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, अध्याय 1। अध्याय 1, अध्याय 1, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका। द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। बेसिकली जब भी कोई राज्य स्थापित होता है तो उससे 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है जो कानून बनाता है, उसे कह दिया जाता है विधायिका। द लॉ इनेक्टिंग बॉडी इज लेजिस्लेचर। दूसरी होती है जो बने हुए कानून है उनको लागू करवाती है, जिसे कह दिया जाता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तीसरी जो भाग होता है किसी भी राज्य का, वो काम करता है कि जो कानून बनाया गया है, जो योजनाएं लागू करवाई गई है कोई भी कानून बनाकर, वो सही है या गलत है, उसकी जानकारी के लिए बनाई जाती है जुडिशरी। तो हमारा जो भाग 5 है उसमें संघ आता है। उसका अध्याय 1 है जिसमें आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी जो कार्यपालिका का हिस्सा रहेगा वो चैप्टर 1 के अंदर रहेगा। समझ में आ गया? संघ की फिर भाग बाद के अंदर देखते चलेंगे, उसमें विधायिका भी आ जाएगी, लेजिस्लेचर, उसके बाद में जुडिशरी भी आ जाएगी। पहले अपने को पढ़ना होगा कार्यपालिका। तो बताओ यूनियन की एग्जीक्यूटिव किस किस से बनके मिलके बनती है? तो पहले लिखो यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये वाला भाग है। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है? तो एक तो नाम लिखो राष्ट्रपति। कौन होता है इसमें? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर। यानी कौन कौन व्यक्ति होते हैं जो कानून लागू करवाते हैं? राष्ट्रपति के बाद में दूसरा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बाद में तीसरे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है ना? प्रधानमंत्री भी यूनियन एग्जीक्यूटिव के हिस्सा होते हैं। बाद के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री मंडल, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद। मंडल तो कैबिनेट हो जाएगा, परिषद मंत्री परिषद। और उससे बाद में एक जना और बच गया, वो कौन है? अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता या महान्यायवादी? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी भारत का। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल। यानी कि इन 5 चीजों से मिलकर यूनियन की एग्जीक्यूटिव बनती है। पहला कौन सा भाग? राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी। ये 5 जने मिलेंगे तो यूनियन की एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका बन जाएगी। अब 1 बाय 1 हम सबको पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे? पहले राष्ट्रपति। तो लिखो भारत का राष्ट्रपति।
भारत का राष्ट्रपति कौन है? अभी भारतीय राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू है। लिखो भारतीय राष्ट्रपति। लिखो पहला आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे हम लोग। तो अनुच्छेद ये कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लिखो अनुच्छेद 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52 ये बात बोल देता है। मतलब जो राष्ट्रपति का पद है वो मस्ट है, हर हाल में भारत में राष्ट्रपति होना ही चाहिए। भारत का संघ बिना राष्ट्रपति के कभी भी नहीं रहेगा। राष्ट्रपति अगर कुछ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति बन जाएंगे। यानी भारत के अंदर हर हाल में एक न एक व्यक्ति राष्ट्रपति होगा ही। पहले हमारे यहाँ पे रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद गए तो द्रौपदी मुर्मू आ गए और इनके बाद में कोई नया आ जाएगा, लेकिन हर हाल में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो कौन सा आर्टिकल कहता है ये? आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज मस्ट। क्या है? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट। लिख लो नीचे ये एक्स्ट्रा बात, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट। राष्ट्रपति का पद अनिवार्य है, राष्ट्रपति का पद अनिवार्य है, हर हाल में होना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति है इसीलिए भारत रिपब्लिक है। तो कौन सा आर्टिकल है जो भारत को रिपब्लिक बनाता है? आर्टिकल 52। लिखो दिस मेक्स इंडिया अ रिपब्लिक, ये भारत को गणतंत्र बनाता है। आर्टिकल 52 है जो भारत को गणतंत्र बनाता है। अब आ रहा थोड़ा सा समझ में? तो कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है जो भारत को गणतंत्र बनाता है? आर्टिकल 52 हमारे को गणतंत्र बनाता है। 52 के बाद में क्या आता है बता कुणाल? 53 आता है। वेरी गुड, ठीक है। तो लिखो आर्टिकल 53। वेरी गुड, आर्टिकल 53। अब इसके अंदर क्या आता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है? क्या आता है इसके अंदर वो मेरी जिम्मेदारी है। लिखो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। लिखो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं तो जी। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है? यानी जो भी केंद्र के द्वारा काम किए जाते हैं, संघ के द्वारा काम किए जाते हैं, सारे के सारे काम किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यानी कि राष्ट्रपति ही संघ के द्वारा जितने भी पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर, यानी संसद ने जो कानून बना दिए गए हैं उन कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किया जाता है वो जिसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है ये बात है? आर्टिकल 53 बोलता है। इसके अलावा एक बात और बोलता है ये, लिखो प्रेसिडेंट शैल बी सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द नेशन। प्रेसिडेंट शैल बी सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द नेशन। राष्ट्रपति देश की सेनाओं के सर्वोच्च मुखिया होंगे। राष्ट्रपति देश की सेनाओं के सर्वोच्च मुखिया होंगे। अब इसमें डिफेंस फोर्सेस कौन कौन है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। या इंडिया के अंदर कोई भी डिफेंस फोर्स काम कर रही होगी उसके अंदर राष्ट्रपति उनका सुप्रीम कमांडर होगा हर हाल के अंदर। तो बताओ जब भी किसी देश पे आक्रमण होता है तो उसकी परमिशन कौन देगा? राष्ट्रपति देंगे। जी हमारी सेनाएं मूव ऑन करें या नहीं करें ये परमिशन कौन देगा? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति परमिशन देंगे। कौन से आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है? आर्टिकल 53 के अंदर 53 में लिखी गई ये बात है। अब क्या होता है जी, जो एग्जीक्यूटिव पावर हमने बता तो दीजिए के अंदर की एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं तो जी,
लेकिन ये कहीं पर भी बताया नहीं गया है, कोई से भी आर्टिकल के अंदर ये डिफाइन नहीं है कि एग्जीक्यूटिव पावर होगी क्या। अलग अलग आर्टिकल्स को मिला के एग्जीक्यूटिव पावर माना गया है। जैसे कि आर्टिकल 74, 75, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारे को ये पता लगता जाएगा कि एग्जीक्यूटिव पावर होती क्या है वास्तव में। समझ में आ गया? यानी कि प्रधानमंत्री के जो काम रहेंगे वो भी राष्ट्रपति के, और भी जैसे कि किसी का अपॉइंटमेंट करना हो, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट करना हो, इलेक्शन कमिश्नर का, सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगाना हो या सीएजी को लगाना हो, किसी को हटाना हो, किसी को पार्डन देना हो, अलग अलग पावर्स आएंगी इसके अंदर। एग्जीक्यूटिव पावर कौन से आर्टिकल में रहेगी इनकी? आर्टिकल 53 के अंदर। अब इसके बारे में एक बार और लिखो, दीज पावर शेल बी एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। ये शक्तियां राष्ट्रपति के स्वयं के द्वारा या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उपयोग में ली जाएगी। दीज पावर्स शेल बी एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट हिमसेल्फ और ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। These power shall be exercised by president himself और ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। यानी राष्ट्रपति के द्वारा, स्वयं के द्वारा ये शक्तियां राष्ट्रपति के स्वयं के द्वारा या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उपयोग में ली जाएगी। यानी क्या तो राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव पावर को खुद उपयोग में लेंगे या उनके अधीन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये काम में लिए जाएंगे। जैसे जो भी काम करते हैं प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री किसके नाम से काम करते हैं? राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडरों ने कोई हर डिसीजन राष्ट्रपति से पूछने थोड़ी जाएंगे, यानी फाइनल डिसीजन में राष्ट्रपति से पूछा जाता है। तो छोटी छोटी जितने भी काम किए जाएंगे वो सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति खुद कर सकता है इन कामों को या अपने जो ऑफिसर सबऑर्डिनेट है यानी प्रधानमंत्री हो गए, डिफेंस फोर्सेस के जो प्रमुख हो गए, इनके द्वारा इनकी पावर्स का उपयोग करवा लिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 53। तो बताओ आर्टिकल 53 क्या कहता है? यानी कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्तियां रहेगी वो राष्ट्रपति में नहीं रहेगी। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन राष्ट्रपति। दूसरी क्या बात बोलता है ये? यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस कौन रहेगा? राष्ट्रपति रहेंगे। यानी हमारी जो देश की रक्षा करने वाली सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च नेता कौन है? राष्ट्रपति रहेंगे। तीसरी बात क्या बोलता है आर्टिकल 53? ये कहता है कि राष्ट्रपति क्या तो इन शक्तियों को खुद उपयोग में लेंगे या किसी और अधिकारी के द्वारा इन शक्तियों का उपयोग ले लेंगे। यानी आज्ञा से तो राष्ट्रपति जी रहेगा, लेकिन कोई और भी इनका उपयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ कर सकते हैं, एडमिरल कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल कर सकते हैं, और भी व्यक्ति जो भी यूनियन के एग्जीक्यूटिव का पावर संभाल रहा है वो इन शक्तियों का उपयोग कर सकता है संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। आ गया समझ में? लिखो आर्टिकल 54। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54। आर्टिकल 54 पहले तो क्या कहा हम लोगों ने 52 में? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कह दिया? भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां यानी जितने भी केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। फिर आता है आर्टिकल 54। अब राष्ट्रपति को बनाना भी होगा, बनाना होगा तो अपने को उसके लिए एक निर्वाचन मंडल बनाना होगा। लिखो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। यानी राष्ट्रपति को कौन कौन व्यक्ति मिलकर चुनेंगे? कोई आइडिया है? पहला तो लिखो कौन कौन मिलकर चुनेंगे। लिखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के चुने हुए एमपी, संसद के चुने हुए एमपी। यानी संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तीसरा संसद का पार्ट होता है उसे कहा जाता है राष्ट्रपति। तो लोकसभा का कोई मेंबर होगा उसे भी एमपी कहा जाएगा, राज्यसभा का कोई मेंबर होगा उसे भी एमपी कहा जाएगा। जैसे राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा एमपी है,
और कौन से सदन के सदस्य हैं वो? राज्यसभा के। डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से हैं, एमपी हैं, राज्यसभा में लोकसभा में? राज्यसभा में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लोकसभा में एमपी है। यानी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद में चाहे राज्यसभा में जाओ चाहे लोकसभा में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप क्या कहलाओगे? एमपी कहलाओगे। तो पहला बात क्या लिखी हम लोगों ने? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के चुने हुए एमपीज। अब क्या होता है, संसद के अंदर दो प्रकार के सदस्य होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्टेड, यानी कि चुने हुए जाते हैं। दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड यानी मनोनीत। इलेक्टेड तो डायरेक्ट का तो जनता के द्वारा चुने जा सकते हैं, जैसे कि जयपुर से रामचरण बोरा को जयपुर शहर की जनता ने वोट दिए और वो क्या बन गए? एमपी बन गए। आ गया। अभी जैसे कि हाल ही में हम लोगों ने सुना कि जो के विजेंद्रन है, बाहुबली जिन्होंने लिखी है, बजरंगी भाईजान जिन्होंने लिखी है, वो भी राज्यसभा के मेंबर बने। पीटी उषा भी राज्यसभा की मेंबर बनी है। क्या उन्होंने चुनाव लड़ा कहीं से कि महेशमती के अंदर जाके उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनको वोट दिए थे? नहीं दिए थे। उनको नॉमिनेट किया था जिसने? राष्ट्रपति ने। जो कोई भी व्यक्ति आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस के अंदर काम करता है, उस व्यक्ति को राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर दिया जाता है। तो बताओ नॉमिनेट करता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो जो व्यक्ति उनको नॉमिनेट करेगा, उन व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ही नॉमिनेट किया और मुझे ही वोट डाल रहे, मतलब राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया, राष्ट्रपति को वोट नहीं डाल सकते आप। समझ में आ गया? तो संसद के कौन से सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ओनली। ठीक है, चुने हुए होने चाहिए। और राज्यसभा में भी चुने हुए होते हैं और लोकसभा में भी चुने हुए होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में भी होते हैं और लोकसभा में होते थे, अब बदल दिया गया है, एंग्लो इंडियंस, अब नहीं होते वो। ठीक है, पहली बात तो लिख ली। दूसरा लिखो, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। लिखो, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि या चुने हुए एमएलएज। देखो, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए एमएलए, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए एमएलए। यानी दूसरे लोग कौन वोट डालेंगे? जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें चुने हुए एमएलए वोट डालेंगे। जैसे अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए 18 जुलाई को, हम लोगों ने देखा कि राजस्थान विधानसभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने उनके चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, तो वापिस यहाँ पे भी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड? इलेक्टेड, यानी कि निर्वाचित सदस्य ही वोट डालेंगे। कई राज्य ऐसे होते हैं जहां पे दो सदन होते हैं, विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला हुआ है, यानी विधान परिषद के सदस्य यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते। तो दो ही जने वोट डाल सकते हैं यहाँ पे, बताओ कौन कौन? इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए। लिखो नीचे एक कोष्टक में, नीचे ऐसे कर लो, निर्वाचित एमपी, निर्वाचित एमएलए, इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए, बस यही वोट डालेंगे और कोई वोट नहीं डाल सकता इनको। अब यहीं पे साथ में लिख दो कौन वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं, तो याद रहेगा ये। एक तो नॉमिनेटेड एमपीज, यानी मनोनीत एमपी, वो वोट नहीं डाल सकते। मनोनीत एमएलए, नॉमिनेटेड एमएलए, वो तो अब रहे नहीं। एक होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य, ये भी वोट नहीं डाल सकते। तो तीन कैटेगरीज हम लोगों ने देख ली नहीं वोट डालने वालों की, दो कैटेगरी हम लोगों ने देख ली वोट डालने वालों की। विधान परिषद के सदस्य वो भी वोट नहीं डाल सकते। ये तो थी राज्यों से संबंधित बातें। अब क्या है, हिंदुस्तान के अंदर यूनियन टेरिटरीज भी है। लिखो तीसरी बात, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और दिल्ली, पुदुचेरी और जे&के के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। लिखो दिल्ली, पुदुचेरी, जे&के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य या निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ जे&के
पुदुचेरी एंड दिल्ली। लिख लिया। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के राज्य हमारे यहाँ पे, एक तो यूनियन है, यूनियन के बाद में एक तो क्या होते हैं स्टेट, स्टेट के अलावा क्या होती है यूटीज होती है, यानी संघ शासित प्रदेश होते हैं। स्टेट के अंदर विधानसभा होगी, विधान परिषद भी हो सकती है, तो इनको भी निर्वाचन के अंदर भागीदारी मिल गई। इनके जो इलेक्टेड एमएलए थे, मिली या नहीं मिली, मिल गई, इनको भी मिलनी चाहिए। तो यूटीज है, कितनी यूटी है अभी, 8 है। कौन कौन सी है बताओ, लद्दाख ऊपर ही ऊपर, लद्दाख में विधानसभा है नहीं है, जेएंडके में विधानसभा है, उसके बाद तीसरी चंडीगढ़, चंडीगढ़ में विधानसभा है नहीं है, दिल्ली, दिल्ली में विधानसभा है, कितनी हो गई 4 विधानसभाएं, कितनी हो गई 2। दिल्ली के बाद में नीचे की तरफ आते हैं तो क्या आता है, दादर और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये चारों को एक कर दिया गया है, वहां पे विधानसभा नहीं है। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, कितनी हो गई 6 हो गई। उसके बाद में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, नहीं है। इसके अलावा 8वीं यूनियन टेरिटरी कौन सी, पुदुचेरी, पुदुचेरी के अंदर विधानसभा है। तो कितनी यूनियन टेरिटरी है जिनमें विधानसभाएं हैं, 3, और टोटल यूनियन टेरिटरी 8। तो 3 यूनियन टेरिटरीज की जो विधानसभाएं हैं उनमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनावों के अंदर भाग ले सकते हैं। करंट में ऑपरेटिंग विधानसभाएं कहां कहां पर, दिल्ली और पुदुचेरी में, जम्मू और कश्मीर के अंदर ऑपरेटिंग विधानसभा नहीं है। आया समझ में, यह आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 54। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, इसी के अंदर लिखो, राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का यह मतलब है कि जनता राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वोट नहीं डालती है, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है उनके द्वारा वोट डाला जाता है। जनता चुन के भेजती है प्रतिनिधियों को, एमएलए और एमपीज को, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एंड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल कास्टेड देयर वोट टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को वो वोट डालते हैं। आर्टिकल कौन सा, 54। बताओ एक बार आर्टिकल 54 क्या कहता है, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कौन कौन वोट डालेंगे, कौन कौन डालेंगे, इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमपी, सिंपल सी कहानी है। डिटेल में पढ़ते हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। तीसरा क्या है, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ पुदुचेरी, दिल्ली एंड जेएंडके, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। तो मनोनीत सदस्यों को किसी प्रकार का वोट डालने का अधिकार नहीं है, और विधान परिषद के सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में और लिख लेते हैं, क्या, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट। अब देखते हैं इसके अंदर वैल्यू क्या क्या रहती है वोट की, कि किस प्रकार से चुनाव होता है, वो भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि इस बार इलेक्शन हुआ है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है, तो चांस बन जाते हैं कि कई बार एग्जाम में सवाल आ जाएंगे कि एमएलए वोट डालेगा तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, एमपी वोट डालेगा तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। ऐसे वोट नहीं होता जैसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है, एमएलए इलेक्शन के अंदर वोट डालते हैं, एमपी इलेक्शन में वोट डालते हैं, सरपंच में वोट डालते हैं, तो कुणाल का वोट 1, तो सत्येंद्र का वोट 1, अभिलाषा का वोट 1, यानी तीनों का एक एक वोट। ऐसे नहीं होगा कुणाल के 50 होंगे, सत्येंद्र के 70 होंगे, अभिलाषा के 200 होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा होता है। समझ में आ गया, ये देखते हैं हम लोग। तो पहले लिखो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, लिखो एमएलए के वोट का मूल्य, एमएलए के वोट का मूल्य, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए। जी एक एमएलए के वोट का मूल्य क्या रहेगा, एक एमएलए के वोट का मूल्य, इसको निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की कुल जनसंख्या, लिखो टोटल राज्य की कुल जनसंख्या, आया था क्या ना, आर्टिकल में नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है, उसके अंदर भी एक्ट बने हुए होते हैं। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट 1952 अमेंडेड इन 1997, उसके अंदर ये दे रखा है। आया समझ में,
ठीक है ना। तो एक शिक्षक में दक्षता होनी जरूरी होती है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी जिस राज्य के अंदर जो एमएलए है उस राज्य की क्या है पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन करंट या 1971 वाली, 1971 जी, करंट से नहीं होगा, बढ़ाते चलेंगे करंट तो, ठीक है ना। 1971 वाली पॉपुलेशन फाइनल पॉपुलेशन होगी, ठीक है। 2026 के बाद में नई पॉपुलेशन बदलेंगे, ठीक है। नीचे लिखो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, भाग दो इसमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड यानी निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या, निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या एमएलए। फिर क्या करते हैं जी, इसको 1/1000 से भाग और देते हैं जी, ऐसे निकाली जाती है एक एमएलए की मत की मूल्य, यानी एक एमएलए के मत का क्या मूल्य होगा, ऐसे निकाला जाता है। बताओ जैसे निकाला जाता है, आपसे पूछेंगे कि तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही अपने को एग्जाम में आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए के मत की मूल्य कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, उस राज्य की कुल पॉपुलेशन, कौन से जनगणना के अनुसार, 1971 वाली या 2011, 1971 वाली, इसमें भाग किसका देंगे, टोटल नंबर ऑफ एमएलए, ठीक है ना। फिर क्या कर देंगे 1/1000। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान। तो बताओ राजस्थान की जनसंख्या कितनी है अभी, 6.85, 6,85,00,000 2011 के अनुसार। अभी तो 7.5 करोड़ क्रॉस कर गए हम लोग, 8 करोड़ के पास पहुंचने वाले, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है हमारी। लेकिन क्या 1971 में भी यही जनसंख्या थी, नहीं थी। इसको मोटा मोटी जब हम लोग देखते हैं, 1971 में हमारी जनसंख्या थी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतनी थी, 2,57,00,000 कुछ थी, ठीक है ना। ये हमारी जनसंख्या थी 1971 के अंदर। राजस्थान की जनसंख्या पता लग गई। अब इसमें हम लोग भाग किसका देंगे, अभी करंट वाले एमएलए, 1971 में एमएलए थे वो नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एमएलए की संख्या बाद के अंदर 200 हुई है 1978 के बाद में, ठीक है ना, पहले नहीं थी ये, पहले हमारे, अब 200 है अपने यहाँ पे। कितने का भाग दे दिया इसमें, 200 का भाग दे दिया। फिर क्या करेंगे, ये भाग दे देंगे, तो कितनी आएगी संख्या, देखो, ठीक है, 257 आएगी। कितनी आएगी, 128.5। कितनी आएगी, 128.5 आएगी। कितनी, 128 कितनी आएगी, 128 आ जाएगी। यानी 128.5 आगे भी तो कुछ संख्या थी, तो राजस्थान में जो एक एमएलए वोट डालेगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, काट दो ना इसको थोड़ा सा, ये लो काट दिया, कितनी आ जाएगी, 128.5 आ गया। आगे भी जनसंख्या है तो इसको मोटा मोटी हम लोगों के द्वारा लिख लिया जाता है 129, ठीक है, आगे भी संख्या थी। तो बताओ राजस्थान का एक एमएलए वो वोट डालेगा राष्ट्रपति को, तो उसकी वैल्यू कितनी समझी जाएगी, 129 समझी जाएगी। ये लिख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, नहीं समझ में बाद में नहीं आएगा। और अपनी वैल्यू भी पता लग गई कि राजस्थान के एक एमएलए थे जिनका नाम था सीपी जोशी, उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला, तो बताओ उनके वोट की वैल्यू कितनी थी, 129 वैल्यू थी उनकी, ठीक है। जब यही एमएलए होता कहां के, उत्तर प्रदेश के, जैसे बाबा जी ने वोट डाला योगी आदित्यनाथ जी ने, उनकी वोट की वैल्यू कितनी रहेगी, कम या ज्यादा, ज्यादा रहेगी। क्यों ज्यादा रहेगी, पॉपुलेशन ज्यादा उत्तर प्रदेश की, पॉपुलेशन ज्यादा मतलब उनके वोट की वैल्यू भी ज्यादा है, यानी कंपेरेटिवली सीटें भी खूब है लेकिन सीटों की कंपैरिजन में पॉपुलेशन ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश की लिखो 208, यूपी की है 208, 208, और सबसे कम है सिक्किम की, कितनी, 7। दो तो इतने भी जुल्म मत करो नहीं 7 है। यानी पवन कुमार चामलिंग अगर वोट डालने जाके आएंगे तो उनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 7 रहेगी। तो सबसे कम तो है सिक्किम की, सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की, और आपनो राजस्थान 129, क्योंकि हम लोग 1971 में जितने थे, 2,57,00,000 और कुछ हमारी पॉपुलेशन थी। एमएलए कितने अपने, 200, इनमें ऐसे भाग दे दिया 1/1000 का, ये पॉपुलेशन आ जाती है। गणित भी आ गई,
पॉलिटी भी आ गई, इतिहास भी पता लग गया, तो सभी मिक्स करने वाला जो एग्जाम होता है उसे कहा जाता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम। आसान है, भारी लगा कोई भी, किसी भी हाल में नहीं लगा। अब लिखो वैल्यू ऑफ वोट ऑन एमएमपी, यानी एक सांसद के मत की वैल्यू क्या रहेगी। तो बताओ एमएलए की वैल्यू तो अलग अलग रहेगी राज्यों में, सांसद की एक रहेगी कि अलग अलग रहेगी? सांसद की एक रहेगी, क्योंकि संसद सदस्य एक होते हैं, एमएलए तो अलग अलग जगहों पे। ये वाला चुनाव हुआ था, इस चुनाव में वोट डाले थे एमएलए में 4796, 4796 एमएलए ने वोट डाले थे इसके अंदर, ठीक है। और एमपी के मत लिख लो, उससे बाद में लिखिए वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी। एक एमपी के मत की मूल्य, एक एमपी के मत का मूल्य, राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमपी के मत का मूल्य क्या होता है, लिखो इसके अंदर। टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ द स्टेट्स, लिखो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स, लिखो सभी राज्यों के एमएलएज के मतों का कुल मूल्य, सभी राज्यों के एमएलएज के मतों का कुल मूल्य, लिख लिया। टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ द स्टेट्स, हो गया। यानी जितने भी राज्य हैं, अपने राज्य कितने 28, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो भी जितने भी एमएलए थे उन्होंने वोट डाले। अब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल भी तो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इन सब लोगों ने जितने भी वोट डाल दिए उनकी वैल्यू जो आई है, जैसे ये हमारे 129 थे, तो 129 और राजस्थान से जितने वोट जाएंगे टोटल 129, 10 जनों पे कितने हो गए 90, ये तो हो गए एक के, फिर 200 में कितने हो गए 2 का गुणा कर देंगे इनके, आ गया समझ में। तो ये राजस्थान से जो एमएलए जाएंगे उनकी वोटों की वैल्यू हो गई टोटल। वैसे हिंदुस्तान के जितने भी एमएलए रहेंगे उनकी टोटल वैल्यू को ऊपर रख देंगे, और नीचे क्या रखेंगे हम लोग बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, यानी निर्वाचित एमपी की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, यानी निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो बताओ जब एमपी की वोटों की गणना करते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई भी पॉपुलेशन का फॉर्मूला काम आता है, नहीं आता। एमएलए की गणना करते हैं तब पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला काम आता है। अब इसमें क्या होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से पॉपुलेशन मैटर करती है, कर देगा। अब क्या रहेगा, इस बार हमारा जो वोट डाले गए उसके अंदर जो एमपीज थे उनके वोट की वैल्यू रही थी 700, लिखो 700, इस बार एमए की वोट की वैल्यू रही थी 700। सन 97 से जो चुनाव हो रहे थे, लगातार जो चुनाव हुए उनमें वैल्यू रहा करती थी 708। सबसे ज्यादा जो वैल्यू रही थी वो रही थी 1971 में 723, लिखो हाईएस्ट 723 1971 में, ठीक है। जब वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा था, वीवी गिरी के बाद में कौन आते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, उनके जमाने में एक एमपी के वोट की वैल्यू थी 723। और जब एपीजे अब्दुल कलाम ने चुनाव लड़ा उनके जमाने में एक एमपी के वोट की कीमत थी 708। और जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनते हैं उस जमाने के अंदर एक एमपी के वोट की वैल्यू रहेगी 70। अब बताओ 70 कम क्यों हो गई, क्योंकि जेएंडके ने भाग नहीं लिया, जेएंडके के अंदर कोई भी एमएलएज नहीं है। कारण लिख लो इसका, जेएंडके में विधानसभा न होना। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू घट गई, ऊपर से घटी या नहीं घटी। पहले हमेशा जेएंडके में विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर विधानसभा नहीं है, इस कारण से इनकी वैल्यू घट गई। ये जब ये 72 में 72 लिख लिया। अब क्या होता है कि कई बार विधानसभा अगर डिसोल्व कर दी जाती है, उसका विघटन कर दिया जाता है,
तब राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते। लिखो, एक पॉइंट लिख लो, वेयर असेंबली इज डिसॉल्व्ड, जहां विधानसभा का विघटन हो जाता है, where an assembly is dissolved, the members cease to qualify to vote in the presidential election. The members cease to be qualified to vote in presidential election. जहां विधानसभा का विघटन हो जाता है, उसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। Where an assembly is dissolved, the members cease to be qualified to vote in presidential election. Cease to be qualified to vote in presidential election. यानी अगर किसी विधानसभा का विघटन हो गया, इसी दौरान मान लो भी राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे, उसी दौरान राजस्थान विधानसभा का विघटन हो जाता है कि यहाँ पे दोबारा चुनाव होंगे, क्या यहाँ पे एमएलए थे वो वोट डाल सकते थे राष्ट्रपति के चुनाव में? नहीं डाल सकते। अगर मीनवाइल मान लो कि संसद का ही विघटन हो जाता, लोकसभा का विघटन हो जाता, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो क्या वो वोट डाल सकते थे? नहीं डाल सकते। समझ में आ गया? यानी कि आपकी जो असेंबली है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, उसका डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये बात कौन बोलता है? आर्टिकल 54 नहीं, ये क्या बोलते हैं? ये हमारे जो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट है 1952 का, उसके अंदर बात लिखी हुई है। अब जो कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसको एक फिक्स्ड कोटे के तहत वोट लेने ही होंगे। इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू थी वोटों की वो थी 10,86,000। लिखो, 2022 के चुनाव में राष्ट्रपति के कुल मतों का मूल्य 10,86,000। 10,86,000। दो व्यक्तियों ने भाग लिया था। कौन कौन लड़े थे? द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा लड़े थे। 10,86,000, 10,86,000 वोटों की इस बार वैल्यू थी। अब इसमें क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसको फिक्स इलेक्टोरल कोटा तो देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं ले पाया तो राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा। लिखो इसके अंदर, वो नेक्स्ट के अंदर लिख लेंगे, जब मैनर हम लोग देखेंगे तब पता लग जाएगा। ये आया समझ में थोड़ा बहुत? कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन? अब लिखो, राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की जरूरत होती है। लिखो, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रपोजर्स प्रस्तावक और 50 सेकेंडर्स अनुमोदक की जरूरत होती है। लिखो, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक, लिखो प्रस्तावक और प्रस्ताव को अनुमोदन करने वाले यानी सपोर्ट करने वाले कितने लोग चाहिए? 50 और चाहिए अनुमोदक। तो जब द्रौपदी मुर्मू का फॉर्म भरा गया था तो 60 प्रस्तावक थे और खुद कौन गए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बन के गए थे कि मैं प्रस्ताव रखता हूं कि द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए। तो 60 जनों को लेके गए थे, 60 जनों से उन्होंने अनुमोदन करवाया था। मिनिमम कितने चाहिए? 50 चाहिए। यानी हर कोई खड़ा नहीं हो सकता। जैसे मेरी भी इच्छा होगी कि मैं 35 साल का हो गया, अब मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, हो जाती है इच्छा का, क्या है, किसी की भी हो सकती है। तो मैं जाके फार्म नहीं भर सकता राष्ट्रपति का। मेरे को कम से कम सपोर्ट कितने लोगों का चाहिए? 50 जने तो चाहिए मेरे को प्रपोज करने वाले, यानी प्रपोज वो प्रपोज नहीं, यहाँ पे चाहिए प्रपोज कि आपको राष्ट्रपति बनाया जाता है। 50 जने नहीं चाहिए, 50 एमपी चाहिए। यहाँ पे कितने? 50 हमारे यहाँ पे ये वोटर चाहिए जो वोट डालेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया? और 50 ही क्या चाहिए यहाँ पे? सेकेंडर चाहिए। अगर 50 लोगों का सपोर्ट नहीं है तो आप किसी भी हाल के अंदर राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। क्या होता था कि 1997 से पहले केवल 10-10 जने हुआ करते थे। 10 जने अनुमोदक थे, 10 जने ही प्रस्तावक थे। तो ज्यादातर लोग खड़े हो जाया करते थे। एक चुनाव में 20 जने खड़े हो रहे हैं, 15 जने खड़े हो रहे हैं, तो कई बार सीरियसनेस ही नहीं रहती राष्ट्रपति चुनाव की। तो राष्ट्रपति के चुनाव की सीरियसनेस रहे इसलिए इसके प्रपोजर्स और सेकेंडर्स भी बढ़ा दिए गए हैं।
जैसे हम लोग सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तो उस दौरान अपने को 2-3 जनों को ले जाना पड़ता है, 2 जनों को। एमएलए का चुनाव लड़ते हैं तब ले जाना पड़ता है, निर्दलीय लेके लड़ रहे हैं तब एक ज्यादा ले जाने पड़ते हैं, पार्टी का हमारे पास सिंबल होता है तब अपने को कम ले जाने पड़ते हैं। जरूरी होता है नहीं होता? अगर आपका एक जना भी सपोर्टर प्रस्तावक नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये भी हमारे जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट्स होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। आया समझ में अजय आईपीएस? आ तो रहा है। अब क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भी जमानत जब्त होती है, कि जमानत जब्त करा दी हुई तो की बात सुना है हम लोगों ने। लिखो यहाँ पर 15,000 की सिक्योरिटी आरबीआई में जमा करानी होती है। लिखो 15,000 की रुपए 15,000 की सिक्योरिटी आरबीआई में जमा करानी होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 इन आरबीआई, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 इन आरबीआई। लिख लिया? सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 इन आरबीआई। 15,000 की जमानत हमें आरबीआई में जमा करानी पड़ती है। 15,000 रुपए भी चाहिए। जैसे कि हम लोग, मेरे तो केवल जमा उससे पैसे सिक्योरिटी के लगे, तेरे बाजी तो पैसे ही नहीं लगे। ज्यादातर लोग नेता चुनाव लड़ने के बाद में ज्यादा खर्चा कर देते हैं, तो ऐसा ही उनके द्वारा बोला जाता है, ऐसा ही बोलते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में आपको 15,000 जमा कराने पड़ेंगे। अब क्या होता है जी, कई बार आपको इन टोटल मतों में से 1/6 मत नहीं मिले हैं, यानी 10,86,000 में से 1/6 मत नहीं मिले हैं, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होने का यह मतलब होता है आपके जो 15,000 रुपए हैं ये आरबीआई रख लेगा। अगर 1/6 से ज्यादा वोट मिल गए तो वापिस 15,000 रुपए मिल जाते हैं अपने को। बाद के अंदर हम लोग जाते हैं, पैसे लेके आ जाते हैं, हमारा पैसा तो 2 पैसा, ठीक है ना। उसकी वोटिंग का 1/6 होना चाहिए, ठीक है ना, जितनी वोटिंग हुई थी उसका। इस बार 99% वोटिंग हो गई थी, तो उसमें से अपने को 1/6 तो मत लेने ही होते हैं, नहीं तो हमारी क्या हो जाती है, जमानत जब्त हो जाती है। लिखो बिफोर 1997 प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स 10। 1997 से पहले अनुमोदक व प्रस्तावक की संख्या 10 थी और जमानत राशि 2,500 रुपए। 1997 से पहले अनुमोदक व प्रस्तावक की संख्या 10 थी। बिफोर 1997 the number of proposers and seconders was 10. The numbers of proposers and seconders was 10 and security deposit 2,500 2,500। लिखो, अब इससे रिलेटेड कानून लिख लो। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट 1952, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, संशोधन 1997। संशोधन किया इसलिए ये बाद के अंदर आ जाता है। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 1952, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952। इसमें संशोधन कब हुआ, 1997 के अंदर। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 54। अभी समझा दूंगा मैं वापिस, है ना। एक बार आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं। लिखो आर्टिकल 55। 54 कंप्लीट हो गया, नया आर्टिकल लिखो आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 55 में। ये हम लोगों ने लिया है आयरलैंड से, टेकन फ्रॉम आयरलैंड। ये आयरलैंड से लिया है, अलग अलग जगहों से हम लोगों ने अलग अलग चीजें ली हमारे संविधान में। तो आयरलैंड नाम का एक देश है जो कि ब्रिटेन के पास में पड़ता है, वहां से हम लोग लेके आए थे राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली की गुप्त प्रणाली से। लिखो मैंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट। लिखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट।
ये लो हो गया, ठीक है। लिखूं पूरा, ये लो प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, representation by means of single transferable vote by secret ballot, by secret ballot। लिखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मतदान प्रणाली की गुप्त प्रक्रिया से, लिखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली की गुप्त प्रक्रिया से। अब इसके अंदर क्या होता है जी, व्यक्ति को प्रेफरेंस दी जाती है, डायरेक्ट तरीका नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जी, एक अपने को पूरा बैलेट देते हैं, उसमें प्रेफरेंस देनी होती है कि प्रथम वरीयता पे मैं इसको देता हूँ, दूसरी वरीयता पे इसको मैं वोट देता हूँ। जैसे कि अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए, ऐसा एक बैलेट पेपर दे दिया गया था, उनको मशीन नहीं आती है, बैलेट पेपर में ऊपर नाम लिख दिया था द्रौपदी मुर्मू का, नीचे लिख दिया यशवंत सिन्हा का, प्रेफरेंस नंबर 1, और यहाँ पे लिख दिया गया प्रेफरेंस नंबर 2। अब मैं अपना जो टप्पा है, पहले इनको प्रेफरेंस 1 दे दी और इनको 2 दे दी, किसी ने इनको 1 दे दी, इनको 2 दे दी, ऐसे चलता रहता है। ये समझ में आ गया? यानी सभी को वोट दिया जाता है, एक ही जने को वोट नहीं दिया जाता है। इसमें क्या दी जाती है? प्रेफरेंस दी जाती है, वरीयता दी जाती है कि मैं पहली वरीयता इनको देता हूं, दूसरी वरीयता इनको देता हूं। जब खूब सारे हो जाते हैं तब इस वरीयता का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ गया? और जो कोई भी चुनाव लड़ता है उसको फिक्स इलेक्टोरल कोटा लेना ही पड़ता है। तो लिखो इलेक्टोरल कोटा, इलेक्टोरल कोटा। लिखो निर्वाचक कोटा, निर्वाचक कोटा, निर्वाचक कोटा। यानी कि अगर वो निर्वाचक कोटा आपको नहीं मिला है तो आपको जीता हुआ नहीं माना जाएगा। लिखो निर्वाचक कोटा में इलेक्टोरल कोटा। इसमें लिखो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्स, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 1 + 1 लिखो इलेक्टोरल कोटा, इलेक्टोरल कोटा, ठीक है। निर्वाचक कोटा लिखो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 1 + 1 बराबर कितने होते हैं? 2 + 1। ये लिख लो, ये फॉर्मूला है इसका। निर्वाचक कोटा देखो वेद मतों, कुल डाले गए वेद मतों की संख्या, ऐसे लिखो कुल डाले गए वेद मतों की संख्या, कुल डाले गए वेद मतों की संख्या अपॉन 1 + 1, और यहां पे क्या कर देंगे +1। अब क्या है जी, जैसे जितने डाले गए इस बार 10 लाख, कितने डाले गए हैं? 10,86,000, इस टाइप से लिखा जाएगा। अब देखो इसके अंदर भाग कितने का देंगे? 2 का देते हैं। कितना हो गया ये? 5,43,000। कितने हो गए? 5,43,000। अब क्या होंगे जी, ये 2 जनों को मिल सकते हैं। अब इतने वोट तो मिनिमम चाहिए ही आपको। अब क्या होगा कि जीता हुआ उसे माना जाएगा जिसको 5,43,000 और 1 वोट मिल गया है +1। किसको माना जाएगा जीता हुआ? जिसको 5,43,000 1 वोट मिल गया उसको जीता हुआ माना जाएगा। यानी कि हर हाल में इतने वोट आपको लेने आने ही हैं। अगर इतने वोट आपके नहीं आएंगे तो आप राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में टोटल 1 लाख वोट थे, हम लोग 100 जने खड़े हो गए, 100 को हमारे को मिला 900 वोट,
एक जने को मिल गए जैसे जी 2000 वोट, जीतेगा कौन? 2000 वाला। एक मान लो जी हम लोग 100 जने इकट्ठा हो गए, 99 जनों के तो आगे कितने? 999, 999, 999, एक जने के आगे 1100, कौन जीतेगा? 1100 वाला। कोई व्यक्ति जैसे कि एक जगह थे, टोटल 1000 वोट, वहां पे क्या हो गया, सबको एक एक वोट मिला, एक जने को 2 वोट मिल गए, जीतेगा कौन? 2 वोट वाला। यहाँ पे तो क्या होता है कि जिसको मेजोरिटी हो जाती है वो जीत जाता है। समझ में आ गया? जो हमारे एमएलए के, एमपी के चुनाव के अंदर होता है, यानी कि आपको औरों की तुलना में ज्यादा वोट चाहिए, चाहे वोट एक ही आया हो, ज्यादा आया हो, उसको जीता हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि आपको फिक्स्ड इलेक्टोरल कोटा लाना ही पड़ता है, और ये इलेक्टोरल कोटा पाया जाता है, हमारा जो प्रेफरेंस दी जाती है उससे पा लिया जाता है। वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, नहीं पढ़ना अपने को, सिंपल सी याद रख लो जी, टोटल जितने वोट डाले गए, यानी इस बार जितने वोट डाले गए 10,46,000, इनके अंदर हम लोग नीचे किसका भाग दे देंगे? 2 का। 2 का भाग देने के बाद में 1 जोड़ देंगे कि इसको 1 वोट ज्यादा मिल गया, यानी 2 जनों को 43,000 वोट मिल सकते हैं, 5,43,000 मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते बराबर। फिर प्रेफरेंस लाई जाएगी, यानी जो मान लो जी द्रौपदी मुर्मू एक प्रेफरेंस पे आगे आ गई तो उनके 1 प्लस हो गया, वहीं पे उनको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तरीका रहता है राष्ट्रपति के चुनाव का। तो ये था हमारा आर्टिकल 55। आया समझ में? आया या नहीं आया? चलो ये हो गए हमारे 55 तक, बाकी का देखेंगे कल देखेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है?